मित्रों, प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ लिटल्स का कहना है कि आज के युद्धों का प्रभाव युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर तक पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। ईरान वॉर का असर भी उन देशों पर पड़ रहा है जो इस युद्ध में शामिल नहीं है। आगे अभी और बड़ा आर्थिक झटका लगने की आशंका है। दुनिया के देशों की आर्थिक रिपोर्ट कार्ड देने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था मूडीज ने एशिया के लिए डराने वाली चेतावनी जारी की है। मूडीज के मुताबिक एशिया पैसिफिक क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था पर ईरान वॉर का बड़ा असर पड़ने वाला है। पूरे क्षेत्र की आर्थिक रफ्तार सुस्त पड़ सकती है, विशेषकर उन देशों की जो मिडिल ईस्ट से ईंधन आयात करते हैं। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में भारत, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देश शामिल हैं। हालांकि भारत ने ऐसी आपदा से निपटने की तैयारी पहले से शुरू कर दी थी। आज प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यसभा में देश से संवाद कर रहे थे तब उन्होंने इसे दोहराया भी। इसलिए आज हम नए संकट और उस संकट से निपटने वाले ईंधन में आत्मनिर्भरता वाली तैयारी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि मूडीज ने आर्थिक आउटलुक पर जो रिपोर्ट जारी की है उसमें डराने वाली क्या क्या बातें हैं। देशों की अर्थव्यवस्था की भविष्य गणना करने वाली मूडीज ने कहा है कि एशिया पैसिफिक की जो औसत जीडीपी ग्रोथ रेट 4.3% यानी 4.25% से थोड़ा ज्यादा है, वो 2026 में 4% पर आ जाएगी, जबकि अगले साल यानी 2027 में ये गिरकर 3.5% से थोड़ा अधिक यानी 3.6% तक जा सकती है। आशंका यह भी जताई जा रही है कि युद्ध अगर और लंबा खिंचा तो एशिया पैसिफिक क्षेत्र की जीडीपी 3% तक आ जाएगी। आर्थिक मोर्चे पर यह डराने वाली खबर है क्योंकि आम लोगों पर इसका सीधा असर यह होगा कि महंगाई बहुत अधिक बढ़ जाएगी, व्यापार घाटा बढ़ जाएगा, जिससे कारोबारियों को नुकसान होगा, नौकरियों पर संकट आएगा। ऐसी स्थिति में लोगों की खरीदने की शक्ति भी कम होगी, मतलब लोग खरीदारी भी कम करेंगे। लोगों में भविष्य को लेकर डर बढ़ाने वाली इस रिपोर्ट के पीछे दो मुख्य कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ईरान वॉर है। दूसरा बड़ा कारण ईरान वॉर से पहले जो ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ा था उसका भी असर अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि 2026 की शुरुआत में एशिया पैसिफिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कमजोर स्थिति में थी। घरेलू मांग पहले से ही धीमी थी और निर्यात की रफ्तार भी कम हो रही थी। लेकिन ईरान वॉर ने हालात को और बिगाड़ दिया है। भारत सरकार को इसका अंदाजा अच्छी तरह से है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी जब राज्यसभा में देश से संवाद कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मिडिल ईस्ट के मौजूदा हालात से दुनिया भर में स्थितियां बदल गई हैं। हम आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कहा। इस युद्ध ने पूरे विश्व में गंभीर ऊर्जा संकट पैदा कर दिया है। भारत के लिए भी ये स्थिति चिंताजनक है। इस युद्ध से हमारे व्यापार के रास्ते प्रभावित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने देश को आगाह करने के साथ साथ आश्वासन भी दिया। बताया कि मिडिल ईस्ट में युद्ध के कारण जो ईंधन संकट बन रहा है उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल लोकसभा में बयान दिया था। लोकसभा में वो जब ईंधन में आत्मनिर्भरता वाली तैयारी के बारे में बता रहे थे तो उन्होंने इथेनॉल का जिक्र किया। पहले हम आपको सुनाते हैं उन्होंने इस तैयारी को लेकर क्या कहा। पिछले 10-11 साल में इथेनॉल के उत्पादन और उसकी ब्लेंडिंग पर अभूतपूर्व काम हुआ है। एक दशक पहले तक देश में सिर्फ 1-1.5% इथेनॉल ब्लेंडिंग कैपेसिटी थी। आज हम पेट्रोल में 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के करीब पहुंच रहे हैं। इसके कारण प्रति वर्ष करीब 4.5 करोड़ बैरल कम ऑयल इंपोर्ट करना पड़ रहा है। मित्रों, प्रधानमंत्री ने वैकल्पिक ईंधन के तौर पर जिस इथेनॉल के बारे में बताया वो किस तरह फायदेमंद साबित हो रहा है उसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। अभी जो 20% इथेनॉल का प्रयोग हो रहा है उसे पूरा करने का लक्ष्य 2030 तक निर्धारित था, लेकिन देश ने 2025-26 में ही ये टारगेट अचीव कर लिया, यानी हासिल कर लिया। ये बताता है कि ईंधन में आत्मनिर्भरता की ओर देश आगे बढ़ रहा है। इथेनॉल के उपयोग के कारण देश को पिछले 10 साल में $15.5 अरब यानी 1.25 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई है। इस पैसे में लगभग 40 से 45 दिनों का क्रूड ऑयल आयात किया जा सकता है या फिर लगभग 45 दिनों तक पूरे देश की पेट्रोल डीजल की मांग पूरी हो सकती है। पिछले एक साल में ही 41,500 करोड़ रुपए की बचत हुई। पहले सिर्फ गन्ने के शीरे से इथेनॉल बनाया जाता था, लेकिन अब मक्का और चावल का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
इसका असर यह है कि पिछले 10 वर्षों में किसानों को 38,180 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। इसका अतिरिक्त फायदा एक यह भी हुआ कि इथेनॉल के प्रयोग के कारण पिछले 10 साल में करीब 7 करोड़ टन कार्बन उत्सर्जन में भी कमी आई है। मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, यदि आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। इस कथन को आप ऐसे समझिए कि आज की तारीख में देश की इथेनॉल उत्पादन क्षमता मांग की अपेक्षा अधिक हो चुकी है। ये ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनने के लिए प्रतिबद्ध भारत का संकल्प है। यही कारण है कि इस समय पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। उसे 2030 तक 30% करने की तैयारी है। जिस तरह भारत में इथेनॉल का प्रयोग बढ़ रहा है, उसे देखकर गाड़ी बनाने वाली कंपनियां भी इथेनॉल से चलने वाले वाहन लाने की तैयारी में है। अगले साल तक हवाई उड़ान में भी इथेनॉल के इस्तेमाल की तैयारी है। इससे पेट्रोल डीजल को लेकर दूसरे देशों पर जो निर्भरता है उसमें कमी आ जाएगी। इस समय जब संकट काल है, मूडीज जैसी संस्था डराने वाली रिपोर्ट्स दे रही हैं, तब इथेनॉल अर्थव्यवस्था में एक एक्स्ट्रा प्रीमियम ईंधन का काम कर रहा है। भारत जिस तरह पेट्रोल के साथ विकल्प के तौर पर इथेनॉल का प्रयोग कर रहा है, उसी तरह कंप्रेस्ड बायोगैस भी गैस की निर्भरता को कम कर रही है। अब हम कंप्रेस्ड बायोगैस के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। गैस के विकल्प के तौर पर कंप्रेस्ड बायोगैस का प्रयोग किया जा रहा है। कचरे, गोबर, पेड़ पौधों और अन्य जैविक अपशिष्ट से कंप्रेस्ड बायोगैस बनाई जाती है। इस समय देश में करीब 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट चालू हैं। अभी सीएनजी और पीएनजी में 1% कंप्रेस्ड बायोगैस मिलाई जाती है। 2028-29 तक इसे बढ़ाकर 5% तक करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की कोशिश है कि हर साल 150 लाख मीट्रिक टन कंप्रेस्ड बायोगैस का उत्पादन हो। इससे सरकार प्राकृतिक गैस का आयात 20% तक कम करना चाहती है।